नमस्कार, आप देख रहे हैं India.com और आज हम पॉलिटिकल चर्चा जो करने वाले हैं वो बिहार की करने वाले हैं, साथ में उड़ीसा की भी चर्चा होगी। लेकिन बिहार में जो बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, वो उलटफेर क्या होगा? वो उलटफेर यह हो सकता है कि चिराग पासवान एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में भी जा सकते हैं। क्योंकि सर, आज बहुत बड़ी खबर आई, सूत्रों के हवाले से खबर थी कि इंडिया गठबंधन ने ऑफर दिया है चिराग पासवान को कि हम आपको बिहार से 8 सीटें दे रहे हैं और 2 यूपी से देंगे, 10 सीटों का ऑफर दिया उन्हें। उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि जब से नीतीश कुमार आए हैं वापस इंडिया गठबंधन में, तब से कहीं ना कहीं वो जो चिराग पासवान है वो सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है वो उलटफेर? देखिए, बिहार की राजनीति जो है इस बार बहुत कई करवट ले रही है। जी। और बिहार की राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है जब से जो है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो है फिर से एनडीए के घटक में आ गए हैं। जबकि आपको पता ही है कि इंडिया ब्लॉक की जो नींव डालने वाले लोगों में से एक नेता है और अपोजिशन के सभी मेंबर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए उन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत की और पटना में उसकी पहली बैठक और हुई। सबसे पहले ही बैग अपना हो और गए। सबसे पहले वो खुद उस जो है ये रथ से नीचे उतर गए। तो सर, ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, मतलब अपने आप को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित करवाना चाह रहे थे, वहां नहीं हुआ तो वापस आ गए, ये भी हो सकता अब बहुत सारे रीजन्स हैं या फिर यूं कहिए कि उनका जो है जो सबसे बड़ा जो पोल प्लैंक था जी। वो जो ओबीसी वाला ओबीसी का और कास्ट जो सेंसस हुआ जी, करवाया जी, था जो उन्होंने जी। उस पे जो है बहुत बड़ी चर्चा थी, लेकिन वो जो है कामयाब नहीं हो पाया। जी। तो उसकी वजह से जो है लगता है कि वो और थोड़ा सा डिसिल्यूजन भी हो गए थे। और दूसरी बात, जैसा कि आपने पहला प्रश्न पूछा था चिराग पासवान की, जी। चिराग पासवान और नीतीश कुमार में पिछले आपने देखा होगा कि जो असेंबली इलेक्शन हुआ था बिहार का, उस दरमियान नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी के बीच में एक तरह से प्रतिद्वंदिता थी। जहां जहां मजबूत कैंडिडेट थे तो चिराग पासवान ने जो है उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़े किए और ऐसा कहा जा रहा था कि उन्होंने डेलिबरेटली नीतीश कुमार के जो है वोट बैंक में सेंध लगाई, जिसकी वजह से जो कि पहले नंबर की पार्टी बनना चाह रहे थे असेंबली में मेजॉरिटी के साथ में, वो तीसरे नंबर पर आ गए। पहली आरजेडी हो गई, दूसरी बीजेपी हो गई और तीसरी जो है पार्टी हो गई जेडीयू, जबकि रूलिंग पार्टी थी। तो वो झटका जो लगा उनकी, उसकी वजह से दोनों के बीच में जो है एक तरह से आप कहें कि खाई खिंच गई थी। और इस बार भी जब वो फिर से एनडीए के घटक दल में शामिल हो गए हैं नीतीश कुमार जी, तो चिराग पासवान का असहज होना जाहिर सी बात। तो दूसरी ओर हमने देखा कि नीतीश कुमार भी अक्सर चिराग पासवान को ज़्यादा वो अहमियत देते हैं नहीं, हमने कई बार ऐसा देखा है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये दोनों सब साथ में लड़ते हैं और विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो चिराग पासवान भी अपना अगर उम्र देखें तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को उधर आरजेडी के तेजस्वी युवा हैं, लेकिन जेडीयू में ऐसा कोई अभी हमें कोई नेता दिखाई नहीं देता तो लंबे टाइम तक ये युवा हो, क्योंकि नीतीश कुमार की तो उम्र हो गई, वो लालू कहें कि उतने युवा है नहीं। तो चिराग पासवान और तेजस्वी आने वाले फ्यूचर में एक दूसरे के लिए प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। जी हाँ, आप सही बात कर रहे हैं। ये क्योंकि बिहार की राजनीति अगर भविष्य के उसमें हम लोग देखें तो बड़े नेता दो जो रीजनल उभर रहे हैं, तेजस्वी यादव, नो डाउट तेजस्वी यादव आने वाले समय के बड़े नेता हैं, जो कि ओबीसी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर, पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को लेकर वहाँ के बड़े नेता हैं। और जिस तरह से उनकी ग्रूमिंग हुई है नीतीश कुमार के साथ में, 2 बार नीतीश कुमार के साथ में उनकी ग्रूमिंग हुई है, वो एक परिपक्व नेता के रूप में भी, मास लीडर के रूप में भी उभर रहे हैं। उन्होंने अपने पिताजी से भी जो है पॉलिटिकल लिगेसी ली है, वो सब वो कॉपी करते हुए दिखते हैं। और नीतीश कुमार की बातचीत की स्टाइल को भी शायद उन्होंने कभी कभी देखते हैं कि उसी फैशन में बात करते हैं। लेकिन चिराग पासवान के साथ दिक्कत है। चिराग पासवान के साथ जब वो आए और उन्होंने जो है वो लोकसभा चुनाव लड़े, तब उनके पिताजी जिंदा थे, रामविलास पासवान जी। और रामविलास पासवान जी के साथ सबसे बड़ी बात ये हुआ करती थी, जो 5% बिहार की राजनीति में जो पासवान वोट बैंक है, उनके पास ये उनकी क्षमता कहिए या उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन कहिए कि वो 5% वोट बैंक को जिस भी अलायंस में जाते थे तो वो ट्रांसफर हो जाता था। तो 5% वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन जहां किसी भी चुनाव में जब स्विंग होता है 5% का,
तो 5% का स्विंग जो बहुत बड़ा खेल कर देता है। जैसा कि वो हम लोगों ने अगर पिछले चुनाव की एनालिसिस करें, जब वो जेडीयू और उसके साथ में जाते थे तो उधर चला जाता था आरजेडी के साथ में मेजर अलायंस में, और जब इधर एनडीए की तरफ आते थे तो ओबीसी और महादलित और उसके साथ में उनका पासवान वोट बैंक मिलके, सवर्ण फॉरवर्ड कास्ट के साथ मिलके वो जो है एक मेजर बन जाता था, जिसका हम लोगों ने पिछली बार जो है 2019 के चुनाव में भी देखा। उसका हम लोगों ने जबरदस्त देखा कि उनकी पार्टी जो है 5 से 6 सीट लोकसभा की सीट जो है एडजस्टमेंट करके एनडीए के साथ में वो जीतती थी। लेकिन सर जो ऑफर इंडिया गठबंधन ने दिया है चिराग पासवान को, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कहीं ना कहीं इससे चिराग पासवान को फायदा होगा। फायदा इस बात से होगा क्योंकि अब जो एनडीए अलायंस है वो सतर्क हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी सतर्क हो जाएगी कि अगर हमने कम सीटें दी तो हो सकता है कि वो खिसक जाए। ये मैं तो कहूँगा कि बिहार की राजनीति में एक तरह से जो वहाँ की जो इंडिया अलायंस है, इंडिया ब्लॉक जो है, इंडिया ब्लॉक ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है जी। अगर हम लोग ओबीसी राजनीति और जो उन लोगों की राजनीति चल रही है कि ओबीसी को एक साथ, ओबीसी दलित और मुस्लिम वोट बैंक को खिसकने न दिया जाए, तो उसका एक मास्टर स्ट्रोक है। अगर वो जाते हैं राजनीतिक रूप से देखा जाए तो अगर राजनीतिक रूप से मैंने कहा देखा जाए तो उसमें उनको अगर 8 सीट वहां से मिलती है, क्योंकि उनकी जो है प्रतिद्वंदिता अपने घर ही में है। उनके जो चाचा हैं रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस जो हैं, वो चाचा भतीजे के बीच में अदावत चल रही है जी। और चाचा जो है केंद्रीय मंत्री बन गए और इनको कुछ नहीं मिला। तो ये भी एक समस्या का कारण है। अगर उनको लीवे मिलता है, उनको लगता है कि इंडिया ब्लॉक के साथ जाके अपने वोट ट्रांसफर, ये एक्सपेरिमेंट उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है वो एक भी सीट न जीत पाए, क्योंकि अगर दोनों मिलते हैं तब तो माना जा सकता है कि पासवान वोट बैंक एक जगह रहेगा। लेकिन पासवान वोट बैंक अगर स्प्लिट होता है और दो तरफ खिसकता है तो मुझे लगता है कि दोनों का ही नुकसान होगा। उस केस में अगर उस तरफ जाते हैं तो दिखता तो है, अच्छा तो लग रहा है कि वो उनके लिए बेहतर होगा, लेकिन इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल सर, अब थोड़ा सा हम उड़ीसा की ओर जाते हैं क्योंकि सुगबुगाहट जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो उठापटक हमें देखने को मिल सकती है वो उड़ीसा में भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि नवीन पटनायक भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ अलायंस कर लें, तो क्या आसार हैं इसके? देखिए, जैसा कि एनडीए जो है, यानी कि बीजेपी लेड एनडीए में जो इस समय जो बात चल रही है, प्रधानमंत्री हर जगह अपनी सभाओं में 400 पार की बात कर रहे हैं, तो 400 पार कैसे होगा? ज्यादातर जो भी स्टेट इन लोगों ने जीते हैं उत्तर भारत में, वहां पर सैचुरेशन की बात है। वो ज्यादातर मैक्सिमम सीट जीत चुके हैं। वो मैक्सिमम सीट जीतेंगे, उसके बाद भी 400 पार बनने की स्थिति नहीं हो रही, क्योंकि साउथ से कॉन्फिडेंट नहीं है कि उतनी सीट आएगी। तो उसमें घटक दल में अगर बीजेडी जो उड़ीसा का जो नवीन पटनायक की पार्टी है, बीजू जनता दल, वहां से अगर उनके साथ अलायंस होता है तो आप देखेंगे कि उड़ीसा में 21 एमपी आते हैं। 21 एमपी आते हैं। 21 में से, जैसे कि आज रिपोर्ट आ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर की अभी जो वहाँ सभा हुई थी और उसके बाद में दोनों में आपस में अच्छे संबंध हैं। प्रधानमंत्री मोदी और बीजू पटनायक बीजेडी के जो चीफ हैं और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी, दोनों के बीच में आत्मीयता है। और आपने देखा होगा कि अगर राज्यसभा में वोट देना होता है या फिर लोकसभा में, तो बीजेडी जो है हमेशा एनडीए के साथ ही खड़ी दिखाई देती है। तो उस सूरत में रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि दोनों में एक आपसी समझौता हो गया, बस एक फॉर्मल यूं कहिए कि डिक्लेरेशन की बात है। और रिपोर्ट्स की माने तो उसमें यह है कि 13 सीट भी जा सकती है उनके पास में। 13 सीट पे भी हो सकता है कि लोकसभा में समझौता हो जाएगी कि मेजॉरिटी सीट एनडीए के पास चली जाए और माइनॉरिटी सीट यानी 8 के करीब सीट जो है बीजेडी ले ले। लेकिन असेंबली इलेक्शन भी साथ ही में होगा। तो असेंबली इलेक्शन होगा तो बीजेपी के वहाँ शायद 23 सीट्स हैं असेंबली में, और उनके वहाँ वो उन्हें सपोर्ट कर देगी। तो उसमें यह है कि ये लोग बीजेपी को कुछ और नंबर दे दें, 50+ दे सकते हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ दी उस पे जो है वो लोग लड़े। तो एक दूसरे के साथ में क्विड प्रो को अरेंजमेंट, एक दूसरे का साथ देते हुए इस तरह की भी बात हो सकती है अगर खबरों की माने तो। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा संकेत है अगर यहाँ हो जाता है। लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं मैं एक बात और कहूँगा, उड़ीसा की बात आपने कही, तो उड़ीसा में कल शाम को और तेजी से परिवर्तन हुआ है। इंडिया ब्लॉक में जो है कांग्रेस के एक पुराने नेता हुआ करते थे, श्रीकांत जेना जी,
वो उड़ीसा से लगातार कांग्रेस के टिकट पे एमपी रहे हैं। वो कटक से भी जीते, बालासोर से भी जीते, लेकिन पिछले चुनाव में जो है, लोकसभा चुनाव में वो हार गए। उसके पहले वो जो है, अगर मैं सही हूं तो बालासोर से हारे हैं। उसके पहले कटक को उन्होंने कई बार लोकसभा में रिप्रेजेंट किया है। और जैसी खबरें आ रही हैं, कल वो शामिल हो गए हैं फॉर्मली कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। और कांग्रेस सिर्फ जो है एक लोकसभा चुनाव, लोकसभा सीट पे जीती थी पिछले चुनाव में। तो उनको लड़ाने का भी, उनको वो जमीनी स्तर के नेता हैं और काफी प्रभावशाली नेता हैं वहां पर। तो कांग्रेस ने भी एक बड़े नेता को फिर से अपने पार्टी में वापस ले लिया है, तो उसका भी असर पड़ेगा जी। वो भी एक सीट कम से कम और ले आएंगे एडिशनल। कांग्रेस के लिए फायदा हो सकता है, कांग्रेस के लिए फायदा होगा जी सर। अब वापस थोड़ा हाजीपुर की ओर लौटते हैं, क्योंकि हाजीपुर की जो सीट है सर, चाचा भतीजे की लड़ाई सीट को लेकर है। चाचा कहते हैं कि तुम हो संपत्ति के उत्तराधिकारी, लेकिन पॉलिटिकल उत्तराधिकारी मैं हूँ। ये लगातार पशुपति पारस का कहना है। हाँ, देखिए, आपने देखा होगा कि रामविलास पासवान जी जब जिंदा थे जी, तो भाइयों में कभी वैमनस्यता नहीं दिखी जी। उन्होंने अपने भाइयों को जो है हमेशा साथ में वो लेके चले। और जो ये पासवान जी, रामविलास पासवान के साथ में पशुपति पारस जो उनके दूसरे जो भाई हैं, वो जो कि इस समय केंद्र में मंत्री भी हैं, वो हमेशा उनके साथ साये की तरह लगे रहे छोटे भाई को। तो जाहिर सी बात है कि उनका पॉलिटिकल देखा जाए तो अधिकार बनता है, लेकिन जो पिता और पुत्र की गद्दी ट्रांसफर होती है, उस हिसाब से देखा जाए तो हाजीपुर के जो नेचुरल क्लेमेंट, तो वैसे भी अगर भारतीय राजनीति का इतिहास करें तो कभी ऐसा नहीं है कि किसी पिता का पुत्र को ना मिलकर भाई को मिला हो। हमेशा संपत्ति हो या राजनीतिक विरासत हो, चाहे यूपी में अखिलेश यादव को मिली हो, बिहार में आरजेडी को तेजस्वी यादव को मिली हो, तो अक्सर यही देखने को मिलता है। लेकिन ये मैं कहूंगा कि दोनों चाचा भतीजे की लड़ाई में दोनों एक दूसरे का नुकसान करेंगे, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से सपा ने किया। जी जी, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ी लड़ाई है बिहार में। 2-3 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी, जब एनडीए गठबंधन एनडीए अपनी सीटों का ऐलान करेगा बिहार में आने वाले कुछ दिनों में। तो यह साफ हो जाएगा कि चिराग पासवान कहाँ जाएंगे, इंडिया अलायंस में जाएंगे या एनडीए गठबंधन में रहेंगे। आपकी क्या राय है, बिहार में किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बिहार की राजनीति को लेकर, इस वक्त जो राजनीति चल रही है उसे लेकर भी आप अगर अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। देखते रहिए India.com। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।